Hello everyone. Today we are going to learn about a topic judiciary. तो अभी तक हमने पढ़ा प्रीएम्बल, हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पढ़े। उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है, एक फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो हमने कल तक जितना भी लर्न किया था उसमें हमने किया 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसके अंदर हमने लेजिस्लेचर, हमने एग्जीक्यूटिव पढ़ा। नाउ द थर्ड इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इज जुडिशरी। कल हमने एक बहुत छोटी सी बात डिस्कस करी थी कि जुडिशरी को गार्डियन कहा जाता है। हमारी फंडामेंटल राइट्स को गार्ड करके, हमारी फंडामेंटल राइट्स को सेव करके, हम लोगों की जितनी भी राइट्स हैं, चाहे वो लीगल हो चाहे फंडामेंटल हो, उन सबको इंश्योर करके रखती हैं कि किसी को भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारी पूरी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर इजीली फॉलो होता रहे। अगर कोई भी उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो सामने वाला आकर अपने रिक्वेस्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से, उसके बाद में वो उसको डील करते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फंक्शंस ऑफ जुडिशरी, द फीचर्स ऑफ जुडिशरी। इन इंडिया वी हैव अ रूल ऑफ लॉ। हमारे यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ का मतलब हमारे यहाँ पर बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। इवन आप अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो या हाई कोर्ट की, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें गाइड करी है हम उसी को ही फॉलो करते हैं। इट मीन्स दैट लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल पर्सन्स एंड that a certain set of fixed procedures need to be followed when a law is violated. ये पॉइंट है कि इंश्योर करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट जुडिशरी का फंक्शन है कि लॉ इक्वालिटी सबके पास इस्टेब्लिश रहे। आई थिंक वी नीड टू चेंज द कलर ऑफ पेन। इक्वालिटी सब में बरकरार रहे। इक्वालिटी होना, लॉ जो है चाहे कोई भी कास्ट का हो, चाहे कोई भी रिलीजन का हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, सभी के साथ में इक्वालिटी मेंटेन हो रही है। ये काम भी जुडिशरी का है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही है। नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी? जुडिशरी का रोल क्या है, इसे पढ़ने के लिए हम समझेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही हो गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, चाहे वो फंडामेंटल है चाहे वो लीगल राइट्स है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को सेफ गार्ड करने का काम जुडिशरी का है। लोगों को जस्टिस दिलाने का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ लिखी हुई है कि लोगों में जस्टिस होना चाहिए, लोगों को आप न्याय दिलवाएं, लेकिन न्याय दिलवाने के लिए हमें एक चाहिए, एक मीडियम चाहिए। तो वो मीडियम प्रोवाइड करता है जुडिशरी। सो जस्टिस के लिए, अब ये जस्टिस कैसी हो सकती है? दिस जस्टिस कैन बी पॉलिटिकल, दिस जस्टिस कैन बी सोशल, दिस जस्टिस कैन बी इकोनॉमिकल जस्टिस ऑल्सो। उसके बाद में लोगों को फ्री लीगल एड भी प्रोवाइड की जाती है। लीगल एड का मतलब कानूनन हेल्प प्रोवाइड करने के लिए भी ये जुडिशरी का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। अब सबसे चीज़ क्या हो गई ज़रूरी कि जुडिशरी को सेपरेट रखा जाता है। हमने बात की थी लेजिस्लेचर की, हमने बात की थी एग्जीक्यूटिव की, ये कहीं ना कहीं को रिलेटेड है। जितने भी लेजिस्लेटर्स होते हैं उसी का ही एक पार्ट होता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है।
लेकिन जुडिशरी, क्या आपने कभी किसी राज्यसभा या लोकसभा की मीटिंग के अंदर देखा है कि ये जज आए हैं हमारे जुडिशरी के, या सुप्रीम कोर्ट के जजेस आके मीटिंग अटेंड कर रहे हैं? नहीं, इट नेवर हैपन्स। व्हाई? क्योंकि जितने भी जजेस होते हैं, जुडिशरी होती है, अपने आप को राजनीति से हमेशा दूर रखने की कोशिश करती है। दे आर इंडिपेंडेंट बॉडी, सो जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट बॉडी। और जुडिशरी को हमेशा सेपरेटेड रखा जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, सेपरेटेड क्यों रखा जाता है? अब इसका जवाब आप ही देंगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। अब आप मान लीजिए कि मैं एक जज हूँ, ठीक है, और मेरे पास में एक केस आया कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर है, उनके किसी घर वाले ने क्राइम कर दिया, ठीक है, 2 लोगों का मर्डर कर दिया है, और मेरे सामने वो केस आया। अब क्या हुआ, मुझे वो पॉलिटिकल लीडर डरा रहा है, धमका रहा है कि अगर तुमने जो जजमेंट है मेरे बच्चे के खिलाफ दे दी, तो तुमको मैं इस पोजीशन से हटा दूंगा और तुम हमारी राजनीति में इन्वॉल्व नहीं हो सकोगे आगे, मतलब तुम्हारा फ्यूचर खराब कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगी? ऑफ कोर्स आई विल बी बाउंड कि मैं वो जो जस्टिस है उसको एक इनजस्टिस में ट्रांसफॉर्म कर दूंगी। क्यों? क्योंकि इनोसेंट जो है उसको न्याय नहीं मिलेगा। इसीलिए ये चीज ना हो, इस वजह से जुडिशरी को हमेशा अलग रखा जाता है, सेपरेटेड रखा जाता है बाकी 2 बॉडीज से। कौन सी 2 बॉडीज से? लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो द important function of judiciary is that it is independent body. Now we are going to study about the 3 levels of judiciary. I hope this is clear. Why is this not working? थ्री लेवल्स ऑफ जुडिशरी। जुडिशियरी का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक पिरामिडियल स्ट्रक्चर होता है, पिरामिड की फॉर्म में होता है, एक ट्राइंगुलर शेप में होता है। कैसे? सबसे टॉप मोस्ट जो है वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद में होते हैं हाई कोर्ट्स, एंड एट द बॉटम देयर इज सबऑर्डिनेट कोर्ट। सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू रीड अबाउट देम। लेकिन सबसे पहले एक बार हम वापस से इसे रिपीट कर लेते हैं। सबसे ऊपर कौन सा हो गया? सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद में हाई कोर्ट्स, फिर उसके बाद में सबऑर्डिनेट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक ही है इंडिया में, और सुप्रीम कोर्ट का दूसरा नेम क्या है? एपेक्स कोर्ट। वाई इट इज नोन एज एपेक्स? मतलब सबसे सुप्रीम है, सबसे पावरफुल है, इसीलिए इसको टॉप मोस्ट कोर्ट या फिर एपेक्स कोर्ट भी कहा जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? इट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट की सीट है, और इट इज ओनली 1 इन नंबर। सिर्फ एक इकलौता सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का। सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू रीड नाउ। हम्म
सो वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ जुडिशरी। लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए जुडिशरी इज इम्पॉर्टेंट। कंट्री के अंदर किसी की फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म ना किया जाए, इसीलिए जुडिशरी इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डिस्प्यूट्स को ख़त्म करवाना। अब ये डिस्प्यूट्स कैसे हो सकते हैं? दीज डिस्प्यूट्स कैन बी इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स, सेंटर वर्सेस स्टेट, इंटरस्टेट्स का मतलब आपने सुना होगा, एक कावेरी वाटर डिस्प्यूट हुआ था। अगर नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ। तमिलनाडु गवर्नमेंट और केरला गवर्नमेंट के बीच में कावेरी रिवर के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर डिस्प्यूट हुआ था कि किसको कितना वाटर शेयर मिलेगा। सो इंटरस्टेट का मतलब क्या हो गया? जब भी दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, तब वो डिस्प्यूट कौन रिजॉल्व करता है? जुडिशरी रिजॉल्व करता है। सेंटर वर्सेस स्टेट, बहुत बार स्टेट बोलता है कि सेंटर हमारे साथ दोगला व्यवहार कर रहा है, सौतेला व्यवहार कर रहा है। क्यों? हम लोगों को फंडिंग कम दे रहा है क्योंकि हम दूसरी पार्टी के हैं, और जिस पार्टी का सेंटर खुद है उसको फंडिंग बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो ये सारे होते हैं सेंटर वर्सेस स्टेट डिस्प्यूट्स। इनको भी रिजॉल्व करने का काम जुडिशरी का होता है। ऑफ कोर्स लोगों के बीच में, जो आपस में लोगों के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको भी रिजॉल्व करने का काम भी जुडिशरी करता है। उसके बाद में आता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया। पहले वो एक बिल था और बिल से वो क्या बन गया? लॉ बन गया। ये हम प्रेसिडेंट की पावर्स में पढ़ेंगे कि कैसे बिल एक लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। अब लॉ बनने के बाद में जब सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को मालूम हुआ कि ऐसा कोई लॉ बना है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, मतलब कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी इस पावर से जुडिशियल रिव्यू करना, मतलब किसी चीज़ को दोबारा स्टडी करना, तो इस लॉ को वो क्या कर सकते हैं? नल एंड वॉइड घोषित कर सकते हैं। मतलब पार्लियामेंट्री से भी आप सोच सकते हो कि पार्लियामेंट से भी सुपीरियर कौन हो गए यहाँ पर? जुडिशरी हो गई। कैसे? पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, तो जुडिशरी ने अपनी इस पावर से, जुडिशियल रिव्यू की पावर से, उस अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। ओके, नेक्स्ट इज हमारी फंडामेंटल राइट्स को गारंटी करके रखते हैं। हमने ये हमारी 6th फंडामेंटल राइट में पढ़ा था कि हमारी छठी जो राइट है, जिसे हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, वो क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब अगर किसी की भी कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है तो उसको सेफ गार्ड करने का काम, वो उसकी शिकायत कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। सो फंडामेंटल राइट्स को सेफ गार्ड करने का काम भी सुप्रीम कोर्ट का है। अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। पहला हो गया डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, लोगों के बीच में डिस्प्यूट, सेंटर स्टेट के बीच में, आपस में स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स, उनको भी रिजॉल्व करने का काम कौन करता है? जुडिशरी। जुडिशियल रिव्यू, अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बना देता है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लोगों के खिलाफ है, हमारे संविधान के सेंटिमेंट्स के खिलाफ है, तो उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करके अपने जुडिशियल रिव्यू करने की पावर से उसको नल एंड वॉइड घोषित कर देता है। और उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स, मतलब हमारी फंडामेंटल राइट्स को सेफ गार्ड करने का काम भी जुडिशरी का है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो भी हमने पढ़ा, बिटवीन सिटीजन्स
एंड गवर्नमेंट, बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट्स और बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, अभी जो हमने पढ़ा था। जुडिशियल रिव्यू, एक चीज़ और अगर आ जाए कि इंडिया ने जुडिशियल रिव्यू करने की पावर कहाँ से सीखी है, तो पहले हमारे संविधान में जुडिशियल रिव्यू नहीं था। हमारे यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू की प्रैक्टिस को प्रैक्टिस नहीं किया जाता था, लेकिन हमने इसे सीखा है अमेरिका से। अमेरिका की जुडिशरी इसको फॉलो करने लगी, तो उसके बाद में हमने भी इसको फॉलो करना सीखा कि अगर कोई भी ऐसा लॉ पास हो जाए जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कि सिटीजन्स के सेंटिमेंट्स के खिलाफ है, तो जुडिशरी इसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी। नाउ व्हाट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो भी हमने पढ़ा था कि पावर्स को हमेशा सेपरेटेड रखा जाता है, जुडिशरी की पावर्स को हमेशा सेपरेटेड रखा जाता है फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ताकि उनके डिसीजंस कोई भी जज थोपे नहीं और जो जस्टिस है वो सभी के लिए इक्वली सभी को मिलता जाए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स, जो भी हमने डिस्कस किया था पिरामिड वाला स्ट्रक्चर। दिस इज सुप्रीम कोर्ट, दिस इज द एपेक्स कोर्ट। अब हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। ये एपेक्स कोर्ट है, कहाँ पर सिचुएटेड है? न्यू दिल्ली के अंदर। इनके जो जजेस हैं वो टोटल कितने होते हैं? 33 + 1। इनके जजेस को ऐसे लिखा जाता है, 1 मतलब यहाँ पर 1 जो है वो कहलाते हैं CJI, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सबसे सुप्रीम जज जो है हमारे देश के, उन्हें CJI बोला जाता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जजेस है, 33 सीनियर जजेस हैं और बाकी जो बचे ये एक, इन्हें बोला जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है? सो दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस है जिस पर से आपके MCQ पुटअप हो सकते हैं। इनका टेन्योर क्या होता है? टेन्योर मतलब इनका काम कितने सालों तक ये कर सकते हैं, रिटायरमेंट पीरियड जिसको हम बोलते हैं। तो इनका टेन्योर है 65 ईयर्स। 65 ईयर्स की उम्र तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस काम कर सकते हैं। रिमूव्ड बाय, इनको हटाया कैसे जा सकता है? सो देयर इज अ प्रोसेस विच इज नोन एज इम्पीचमेंट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या हाई कोर्ट के जजेस को हटाना इतनी आसान बात नहीं होती है, तो एक प्रोसेस होती है इम्पीचमेंट। इसका डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, बट जस्ट टू इंट्रोड्यूस यू विद दिस टॉपिक, आप थोड़ा फेमिलियर हो जाओ इस टॉपिक से, इसलिए हमने बताया कि इनको रिमूव किया जाता है इम्पीचमेंट की प्रोसेस से, जिसके अंदर पूरा वोटिंग होता है राज्यसभा और लोकसभा के अंदर। और वो वोट क्या होता है कि हर तीसरे में से एक इंसान रेडी होना चाहिए उन जज को हटाने के लिए। एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो, आज तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी जज के साथ में इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं किया गया है। नाउ टॉकिंग अबाउट हाई कोर्ट। हाई कोर्ट्स जो हैं, जैसा हमने डिस्कस किया कि हर स्टेट में होते हैं, हर स्टेट के अंदर होते हैं हाई कोर्ट्स, लेकिन हाई कोर्ट सिर्फ 25 है इंडिया के अंदर। अब आप सोचोगे कि 28 स्टेट्स हैं हमारे, लेकिन सिर्फ 20 और +7 यूनियन टेरिटरीज, लेकिन हाई कोर्ट इतने कम क्यों, सिर्फ 25 ही क्यों?
कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जिनको कंबाइन कर दिया जाता है, जैसे गोवा और महाराष्ट्र। इनका एक कंबाइंड हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट। तो ऐसे बहुत से हाई कोर्ट्स होने की वजह से बहुत से स्टेट्स को कंबाइन कर दिया जाता है कि एक ही हाई कोर्ट से वहाँ पर डीलिंग हो सकती है, अच्छे से प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। फॉर एग्जांपल पंजाब एंड हरियाणा, तो एक ही हाई कोर्ट चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर वहाँ पर काम हो जाता है। तो इस वजह से हाई कोर्ट्स जो हैं सिर्फ 25 हैं और स्टेट्स थोड़े से ज़्यादा हैं। अब अगर हम बात करें हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की, तो इनके भी सीजे होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के भी। लेकिन उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं कहा जाता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही होते हैं। तो जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। इनकी अपॉइंटमेंट कौन करवाता है हाई कोर्ट के जजेस की? सो दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन एडवाइस ऑफ गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। यानी कि अगर राजस्थान के हाई कोर्ट के जज को इलेक्ट करना है तो प्रेसिडेंट चुनेंगे, जिनको हमारे गवर्नर रेकमेंड करेंगे। तो हमारे गवर्नर कलराज मिश्र वो जो नाम सजेस्ट करेंगे प्रेसिडेंट उनको चूज कर लेते हैं। सो प्रेसिडेंट विद द एडवाइस ऑफ गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। अब आती है बात टेन्योर की, कितने साल में इनका रिटायरमेंट होता है? सो रिटायरमेंट एज इज 62 ईयर्स। तो आप देखो बहुत ही मेजर फर्क है यहाँ पर, जिसके अंदर बहुत बार क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनका रिटायरमेंट एज है 65 और हाई कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट एज है 62। तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद में है अगेन इनको भी रिमूव कैसे किया जाता है? रिमूव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड इम्पीचमेंट, एंड नो जज ऑफ हाई कोर्ट हैज बीन इम्पीच्ड टिल डेट। आज तक किसी को भी इम्पीच नहीं किया गया है। Then we are going to study about subordinate courts. हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कोर्ट होते हैं उन्हें सबॉर्डिनेट कोर्ट्स भी कहा जाता है। सो ये एक तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो गए। अब क्या है, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जो है दो तरह के होते हैं। एक जो क्रिमिनल केसेस डील करते हैं और दूसरे हो गए जो सिविल केसेस डील करते हैं। क्रिमिनल केसेस मतलब डिकॉइटी का केस, किडनैपिंग का केस, रेप, मर्डर, ये सब आ गए क्रिमिनल केसेस के अंदर। सिविल केसेस का मतलब कि जो भी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट वाले केसेस हो गए वो सिविल केसेस के अंदर आ गए। तो क्रिमिनल केसेस को डील करने वाले सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को क्या कहा जाता है? सेशन कोर्ट। और सिविल केसेस को डील करने वाले क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे ज्यादा आप बोल सकते हो कि हाई लेवल के केसेस जहां पर पैसे का मैटर बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे पैसों का अगर रोल है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर रिजॉल्व होगा। और अगर कम पैसे इन्वॉल्व है यानी कि 1,50,000 का कोई मामला है तो उसके अंदर जाते हैं लोग मुंसीफ अदालत या फिर मुंसीफ कोर्ट के अंदर।
एक बार फिर से देख लेते हैं। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स दो तरह के होते हैं, क्रिमिनल केसेस के लिए अलग, सिविल केसेस के लिए अलग। क्रिमिनल केस के हाईएस्ट कोर्ट को डील करने वाला कोर्ट है सेशन कोर्ट, और सिविल केसेस को जितने भी हाई लेवल के, जहाँ पर ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, उनको डील करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और जितने भी कम पैसा इन्वॉल्व वाले केसेस हैं उनको डील करने वाला कोर्ट है मुंसीफ कोर्ट। इसी के साथ में आजकल इंडिया में कुछ और कोर्ट्स भी हैं, जैसे रिवेन्यू कोर्ट। जब भी किसी के टैक्स वगैरह का घोटाला होता है तो वो सब रिवेन्यू कोर्ट के अंदर रिजॉल्व होते हैं। अब आजकल बन चुके हैं फैमिली कोर्ट्स, डिवोर्स केसेस, ऐसे जो केसेस होते हैं वो फैमिली कोर्ट के अंदर डील होते हैं। कंज्यूमर कोर्ट्स, आप मान लीजिए आप कोई ऐसा फ़ोन लेकर आए जो डिफेक्टेड निकला, कंपनी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तब आप अपना केस फाइल करेंगे कंज्यूमर कोर्ट्स में। अब आप सोचेंगे कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स है, अब ये रिवेन्यू कोर्ट, फैमिली कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, लोक अदालतें, ग्राम न्यायालय, इनकी क्या ज़रूरत है? तो जुडिशरी के जो ये 3 कोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट कोर्ट्स हैं, ये ऑलरेडी इतने बर्डनाइज्ड हैं, इन पर इतने सारे केसेस फाइल होते रहते हैं। इस वजह से ये कोशिश की जाती है कि अगर हम और थोड़े छोटे लेवल पर, हर बेसिक लेवल पर कोई कोर्ट बिल्डअप कर दें तो लोग अपने, एक स्पीडी ट्रायल होगा, ठीक है, फटाफट उन्हें न्याय मिलेगा, क्योंकि जुडिशरी की एक कहावत है, जस्टिस डिलेड दैट मीन्स जस्टिस डिनाइड। अगर आप न्याय देने में बहुत देरी कर दोगे तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि उस इनोसेंट इंसान के साथ में गड़बड़ हो रही है, वो ठीक नहीं है। सो दिस वाज सबॉर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। नाउ देयर आर फ्यू टर्मिनोलॉजीज जो कई बार आ जाती है पेपर में। अभी हमने डिस्कस किया था क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ। सो हेयर इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है? यू नीड टू फोकस ऑन दिस। आई होप आप सभी ने मूवी देखी होगी जॉली एलएलबी, फर्स्ट वाले की हम बात कर रहे हैं। वो पीआईएल के ऊपर ही काम कर रहा था। तो हमारे यहाँ पर जुडिशरी ऑल्दो एक्सेसिबल है, हम लोग भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ वो गरीब जो कि केसेस अफोर्ड नहीं कर पाते, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाखों रुपए लग जाते हैं केस लड़ने के लिए, तो वो इंसान जिसको न्याय करने के लिए, न्याय पाने के लिए जिसके पास में पैसा नहीं, तो वो क्या करे? तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पड़ोस में आपने देखा कि किसी के घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था, ठीक है, उनका हस्बैंड अपनी वाइफ को खूब मारता पीटता था। तो अब वो लेडी खुद चलकर नहीं जा सकती, एफआईआर रजिस्टर नहीं करवा सकती हैं, उन्हें डर लग रहा है, तो उनके बिहाफ पर कोई और इसको रजिस्टर करवा सकता है और दूसरों को न्याय दिलवा सकता है। ये मॉडल भी हमने अमेरिका से ही सीखा। पीआईएल का मॉडल पहले हमारे यहाँ पर नहीं था, लेटर ऑन वी गॉट टू नो अबाउट पीआईएल और हमने इसको शुरू किया। तो जैसे कि अमेरिका में होता था, लोग दूसरों को जस्टिस दिलवाने के लिए खुद आगे बढ़ते थे, उनका केस लड़ने की कोशिश करते थे। सो दिस इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आप दूसरों को न्याय दिलवाने के लिए खुद आगे बढ़कर आ रहे हो, उनके बिहाफ पर एफआईआर करवा रहे हो, उनके बिहाफ पर केस लड़ रहे हो, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सो द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ जुडिशरी इन इंडिया इज, कॉमन इंसान के लिए इतना एक्सेसिबल नहीं है, बट स्टिल गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग। हमारे यहाँ पर अब इसको एक डीपीएसपी बनाया गया है कि लोगों को फ्री लीगल एड मिले। इसीलिए आप हमारे जुडिशरी के अंदर एक होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर।
सरकार एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर देती है। मान लीजिए कोई अपना केस लड़ने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं, लॉयर को देने के लिए फीस नहीं, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक सरकारी वकील होता है जो कि उसके लिए केसेस लड़ता है। सिमिलरली दो पार्टी है, ठीक है, एक मान लीजिए इनोसेंट है या फिर आप बोल सकते हैं विक्टिम है, और दूसरी पार्टी है जिसने क्राइम किया है। तो एक हो गया क्रिमिनल, दूसरा हो गया विक्टिम। तो हमारे जुडिशरी के अंदर इस क्रिमिनल के पास भी पूरी अपॉर्चुनिटी है कि ये अपने एविडेंसेस सामने रखे, अपनी बातों को सामने रखे, कि इसके बिहाफ से भी पता लगे कि इसने ऐसा जुर्म किया तो क्यों किया। तो इसको जो लॉयर दिया जाता है उसे कहा जाता है डिफेंस लॉयर। और जो लॉयर एक विक्टिम के लिए लड़ रहा है उसे कहा जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। So I think this was it, and we have finished off the important lesson of judiciary. These were the facts. In case you have any doubt, you can comment down below and you can re-watch this video to clear your doubts. Thank you everyone. God bless you all.